नमस्कार दोस्तों। नेपाल जल रहा है, सांप्रदायिक हिंसा से सुलग रहा है, शहर दर शहर कर्फ्यू में लगा हुआ है, स्कूलें बंद है, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ चुकी है, सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, भारत से सटे इलाकों तक फैल चुका है तनाव। नेपाल जिसे दुनिया शांति, हिमालय और भगवान पशुपतिनाथ की धरती के नाम से जानती है, वही आज अशांत है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक धार्मिक जुलूस से शुरू हुआ विवाद देखते देखते कई जिलों में फैल गया? क्या यह सिर्फ डीजे बजाने का विवाद था या इसके पीछे सालों से पल रहा लोगों के अंदर का गुब्बारा था? दोस्तों, यह सवाल यह कि क्या नेपाल के एक नेता पीएम बालेंद्र शाह इस संकट से निपट पाएंगे? तो कैसे, और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है या फिर पड़ने वाला है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, नेपाल का पूर्वी हिस्सा जो भारत बिहार सीमा से सटे सुनसरी जिले में आता है, वहां के कप्तानगंज इलाके से हालिया तनाव की शुरुआत हुई है। 26 जुलाई की रात सावन महीने की बोलबम यात्रा से जुड़ा धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। मंदिर के बाहर डीजे बज रहा था। उसी दौरान पास की मुस्लिम बस्ती से कुछ लोगों ने तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतनी तेजी से बिगड़ने लगे कि पुलिस को पहले लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग भी की गई। लेकिन जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने गोली भी चला दी। इसी गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और 2 दर्जन के करीब लोग घायल हो चुके हैं। इस घटना ने पूरे विवाद की जड़ बन गई है। सबसे पहले सुनसरी में तनाव बढ़ा, फिर सिराहा में प्रदर्शन शुरू हुए, उसके बाद धनुषा और आसपास के इलाकों में भीड़ इकट्ठा होने लगी। कई जगह पर दुकानों में तोड़फोड़ हुई, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ जगह पर आगजनी की घटनाएं सामने आई और देखते देखते प्रशासन को कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया, जबकि हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। इसके बावजूद भी कहानी यही खत्म नहीं हुई। दावा है कि पहले भी उन इलाकों में तनाव बना हुआ था। कुछ दिन पहले की बिजली के पोल पर लगे धार्मिक झंडे को उठाकर दूसरे समुदाय का झंडा लगाने को लेकर भी विवाद हुआ था। यानी कि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास पहले से ही मौजूद था। डीजे विवाद उसी आग की पहली चिंगारी साबित हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ लाउड स्पीकर और झंडों को लेकर इतना बड़ा दंगा हो सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर एक जिले का बवाल पूरे नेपाल में कैसे फैल गया? इसका जवाब नेपाल की भौगोलिक और सामाजिक संरचना में छिपा हुआ है। जहां पर हिंसा हुई वह इलाका नेपाल का तराई मधेश इलाका है। यह भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी वर्षों से साथ रहती है। नेपाल की बड़ी आबादी कृषि उत्पादन और व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही इलाका नेपाल का सबसे संवेदनशील सामाजिक क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पहले भी जातीय, राजनीतिक और सामुदायिक तनाव देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन एक जिले की घटना दूसरे जिले तक बहुत तेजी से असर डाल सकती है। आइए इस सारे तनाव के बाद आपको बताते हैं कि नेपाल में आखिर हिंदू मुस्लिम आबादी कितनी है। नेपाल की साल 2021 की राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक देश के लगभग 81% आबादी हिंदू है, जबकि 8.21% आबादी बौद्ध समुदाय की है। वही कुल आबादी का करीब 5% मुस्लिम समुदाय, यानी कि मुस्लिम आबादी संख्या में कम जरूर है, लेकिन तराई के कई जिलों में उनका स्थानीय प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। कई कस्बों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय लगभग साथ साथ रहते हैं। तो क्या नेपाल में पहले भी ऐसे दंगे हुए हैं? बिल्कुल, ऐसे दंगे पहले भी नेपाल में हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम है। दरअसल नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास काफी सीमित रहा। हालांकि पिछले एक दशक में कुछ स्थानीय घटनाएं जरूर हुई है। जैसे साल 2014 में नेपालगंज में तनाव हुआ था। साल 2024-23 में भी नेपालगंज और वीरगंज में धार्मिक जुलूसों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर झड़पें हुई थी। कई मामलों में प्रशासन ने समय रहते कर्फ्यू लगाकर के हालात कंट्रोल कर लिए थे। यानी कि यह पहली घटना नहीं है, लेकिन इस बार हिंसा का ऐसा फैलना वाकई एक चिंता की बात है। सवाल यह भी उठता कि क्या यह नेपाल की नई सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है? बिल्कुल, क्योंकि नेपाल इस समय राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजरा है। याद कीजिए, साल 2025 का नेपाल के बड़े आंदोलन से अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। उस वक्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार गिरा दी थी। उस आंदोलन के बाद काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेंद्र शाह के नाम से भी जानते हैं, नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर के उभरे। युवा चेहरे वाली यह सरकार अब अपनी पहली बड़ी सांप्रदायिक चुनौती का सामना कर रही है। लिहाजा पूरे देश की कानून व्यवस्था के लिए अब सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं। हालांकि बालेंद्र शाह ने हिंसा के बाद सार्वजनिक रूप से दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। इसके अलावा मरने वाले परिवार को न्याय और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का वादा किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की भी जांच के आदेश दिए हैं।
बालन शाह ने साफ कहा कि अगर किसी भी स्तर पर गलती हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह संदेश राजनीतिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में सरकार अगर सिर्फ बल प्रयोग पर जोर देती है तो एक समुदाय खुद को पीड़ित महसूस कर सकता है। लेकिन जांच का वादा करके शाह ने दोनों पक्षों को भरोसे में लेने की कोशिश की है, जिससे यह साफ है कि सरकार किसी के पक्ष के साथ नहीं है, बल्कि कानून के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में नेपाल की हालिया हिंसा फैलने के पीछे कई और वजह भी सामने मानी जा रही है। पहला, अफवाहों की बाढ़। घटना के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियो वायरल होने लगे, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि इनमें से कई वीडियो बहुत पुराने थे, कुछ तो दूसरे देशों के भी थे, कुछ का इस घटना से कोई भी संबंध नहीं था। यानी कि सोशल मीडिया ने हालात को और ज्यादा भड़का दिया। नेपाल पुलिस ने लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। दूसरी वजह, स्थानीय राजनीति। नेपाल में पिछले कुछ सालों में स्थानीय पहचान क्षेत्रीय राजनीति काफी मजबूत हुई है। तराई मधेश में अलग अलग राजनीतिक दलों का मजबूत आधार है। ऐसे माहौल में किसी भी संवेदनशील घटना का राजनीतिक असर भी तेजी से बढ़ सकता है। तीसरी वजह, आर्थिक दबाव। नेपाल इस वक्त कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, व्यापार सुस्त पड़े हुए हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। इन सब ने सामाजिक असंतोष को पहले से ज्यादा बढ़ा करके रख दिया है। अब आते उस पहलू पर कि नेपाल सरकार ने हिंसा और उपद्रव पर अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स की अतिरिक्त कंपनियां भी भेजी गई। कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। संवेदनशील जगहों के बाजार बंद कराए गए। धार्मिक जुलूसों पर अस्थायी रोक लगाई गई और इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों की निगरानी बढ़ा दी गई। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ा विवाद पुलिस की गोलीबारी को लेकर भी खड़ा हो चुका है। चशमदीदों का कहना है कि गोली चलने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। वही पुलिस का कहना है कि पहले लाठीचार्ज किया गया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर चेतावनी भी दी गई। लेकिन जब हिंसा भड़क होती गई और सरकारी संपत्ति तथा सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ, तब मजबूरी में हमें गोली चलानी पड़ी। अब आखिर में यह भी जान लेते हैं कि नेपाल की यह आग सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रह सकती है। इसका सीधा असर उसके आसपास के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है, और खासकर हमारे देश भारत पर है। और यही वजह है कि भारत की भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। दरअसल भारत और नेपाल के बीच लगभग 1850 किलोमीटर की खुली और बिना बाढ़ वाली सीमा है। हिंसा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व आसानी से सीमा पार भारत में शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। नेपाल में होने वाले किसी भी सांप्रदायिक तनाव का मनोवैज्ञानिक असर सीमा के इस पार भारत के गांवों में भी देखने को मिल सकता है। और एक और चीज है, भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का है। दोनों देशों के बीच व्यापार करने वालों को आंकड़ा भी संख्या में ज्यादा है। ऐसे में इस हिंसा की जांच उन पर भी आ सकती है। यह मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि नेपाल जैसे देश में जहां कई धर्म, जातीय संस्कृतियां साथ में रहती है, वहां छोटी सी चिंगारी किसी हिस्से को बड़ी आग में लपेट सकती है, खासकर जब देश राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा। और नेपाल इस वक्त संक्रमण का हिस्सा है। जंजी सरकार के लिए भी यह अग्नि परीक्षा की घड़ी है। अब देखना यह होगा कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा बल बेचकर काम चलाएंगे या फिर असली संवाद और न्याय की राह निकालेंगे। सीमावर्ती इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल दोनों देशों के लिए शांति बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। नजर सबकी हालात पर टिकी हुई है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो यह तनाव और फैल सकता है और नेपाल में रिवॉल्यूशन 2.0 देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।